नमस्ते। चलिए आज पैसे की इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर बैंक ऐप में दिखने वाले कुछ नंबर आखिर इतनी अहमियत क्यों रखते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। पैसा, देखिए, सिर्फ एक चीज नहीं है। ये एक आइडिया है, एक भरोसा है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई है। जरा सोचिए इस बारे में। मान लीजिए कि आपको एक नया फोन खरीदना है और आपके पास बेचने के लिए सिर्फ एक गाय है। तो अब आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिसके पास वो फोन हो जो आपको चाहिए और साथ ही उसे बदले में ठीक एक गाय ही चाहिए हो। कितना मुश्किल हो जाता है ना। बस यही वो सबसे बड़ी मुश्किल थी जिसे पैसे ने आकर हल किया। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मेसोपोटामिया की जनजातियों ने जो बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू की थी, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। सोचकर देखिए, अगर कोई किसान है और उसे जूते चाहिए तो उसे एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ेगा जिससे अनाज की जरूरत हो। ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट था और इसी वजह से एक बेहतर सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं से पैसे का एवोल्यूशन शुरू हुआ। हजारों साल तक हम बार्टर से कमोडिटी मनी की तरफ बढ़े, जिसमें कौड़ी और कोको बीन्स जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था। फिर करीब 600 ईसा पूर्व में मुहर लगे धातु के सिक्कों ने एक क्रांति ला दी, क्योंकि उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी। सदियों बाद कागज के नोट आए जो सरकार के एक वादे पर टिके थे। 20वीं सदी में बैंक और डिजिटल मनी ने तो पैसे को और भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। मतलब अब वो सिर्फ एक नंबर बन गया। और फिर 2009 में आया बिटकॉइन, जिसने तो जैसे सारा खेल ही बदल दिया। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू की कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। पुराने जमाने में फुल बॉडीड कॉइन होते थे, जैसे गुप्त साम्राज्य का सोने का सिक्का। उसकी वैल्यू उतनी ही थी जितना उसमें सोना लगा है। मतलब आप उसे पिघला भी दें तो भी सोने की कीमत लगभग उतनी ही रहेगी। लेकिन आज के टोकन कॉइन्स बिल्कुल अलग हैं। 1 रुपए के सिक्के को बनाने में जो स्टील लगता है, उसकी कीमत 1 रुपए से कहीं कम होती है। तो फिर उसकी वैल्यू क्या है? वो वैल्यू उस धातु में नहीं, बल्कि उस वादे में है जो वो सिक्का रिप्रेजेंट करता है। ये वादा हर भारतीय नोट पर छपा होता है। पर क्या कभी सोचा है कि आज इसका असल मतलब क्या है? देखिए, औपनिवेशिक काल में इसका मतलब था कि आप इस नोट को बैंक में ले जाकर इसके बदले सोना या चांदी ले सकते थे। पर आज इसका मतलब है कि सरकार इसकी कीमत की गारंटी लेती है। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाती है। फिएट मनी, ये वो पैसा है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो सोने जैसे किसी चीज पर आधारित नहीं है। उसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है या फिएट जारी किया है। भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, यूरो, ये सब फिएट मनी है। इनकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब ने मिलकर ये मान लिया है कि इनकी कीमत है और हमें इन्हें जारी करने वाली सरकार पर भरोसा है। यही भरोसा ही तो मॉडर्न इकोनॉमी की बुनियाद है। तो इसी भरोसे के साथ पैसा अब सिर्फ कोई भौतिक वस्तु नहीं रहा, वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन में बदल गया। यहीं से डिजिटल युग की शुरुआत हुई, जहां पैसा तारों और कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए सफर करने लगा। स्मार्टफोन आने से बहुत पहले ही इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स की नींव रखी जा रही थी। सीबीएस ने सभी बैंक ब्रांचों को एक ही नेटवर्क पर ला दिया। एनईएफटी और आरटीजीएस ने हमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे भेजने की सुविधा दी। और फिर आया आईएमपीएस, जिसने इस प्रोसेस को इंस्टेंट मतलब तुरंत और 24/7 बना दिया। इसी ने उस क्रांति के लिए स्टेज तैयार किया जो आने वाली थी। और फिर एंट्री हुई स्मार्टफोन की। इसने कंप्यूटिंग पावर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को हर किसी की जेब में पहुंचा दिया। इसने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम पैसे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और इंडिया इस बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा। अब भारत की इस डिजिटल पेमेंट क्रांति के पीछे जो मास्टरमाइंड है, वो है एक नॉन प्रॉफिट संगठन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जहां एक ही संस्था ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिससे सारे बैंक, फिनटेक कंपनियां और पेमेंट ऐप्स एक साथ मिलकर काम कर सकें। यही इंटरऑपरेबिलिटी यानी आपस में काम करने की क्षमता भारत की कामयाबी का असली राज है। और इस शानदार आर्किटेक्चर का नतीजा था यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। बस एक बार अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, किसी की दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, अपना पिन डालिए और बस हो गया, पेमेंट तुरंत हो जाता है। ये सचमुच में एक क्रांतिकारी बदलाव है।
लेकिन इनोवेशन यही नहीं रुका। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी कनेक्टिविटी। तो यूपीआई लाइट एक्स जैसे सॉल्यूशंस लाए गए जो एनएफसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी तरह से ऑफलाइन पेमेंट को मुमकिन बनाते हैं। मतलब अब डिजिटल पेमेंट देश के उन दूर दराज इलाकों में भी पहुंच रहा है जहां इंटरनेट भरोसेमंद नहीं है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। और यूपीआई अब सिर्फ छोटे-मोटे पेमेंट्स के लिए नहीं है। इसकी लिमिट्स इतनी बढ़ गई हैं कि अब ये एजुकेशन फीस और मेडिकल बिल जैसी बड़ी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। यहाँ तक कि आईपीओ में निवेश के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये अब एक मैच्योर सिस्टम बन चुका है जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लगभग हर पहलू को संभाल सकता है। तो हमने बार्टर सिस्टम से शुरू करके इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स तक का सफ़र तय कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम पैसे के विकास के अगले चैप्टर में कदम रख रहे हैं और यहाँ भविष्य की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस भविष्य के केंद्र में है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इसे एक तरह की शेयर्ड डिजिटल डायरी समझिए। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे इस डायरी के एक नए पन्ने पर लिख दिया जाता है। एक बार लिख दिया तो उसे कोई बदल या मिटा नहीं सकता और इस डायरी की एक कॉपी नेटवर्क के हर सदस्य के पास होती है। यही चीज इसे अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है और यही क्रिप्टोकरेंसी की बुनियाद है। तो यहाँ पैसे के भविष्य के लिए दो अलग-अलग मॉडल हैं जो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी। ये डिसेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब इन्हें कोई एक सरकार या बैंक कंट्रोल नहीं करता। इनकी फिलॉसफी ही सेंट्रल कंट्रोल पर अविश्वास से पैदा हुई है। और दूसरी तरफ है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसीज। ये सरकारों द्वारा जारी की गई अपनी ही फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है। इनका मकसद सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना और सरकार को ज़्यादा कंट्रोल देना है। ये भविष्य के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। क्रिप्टो करेंसी का रास्ता हालांकि आसान नहीं रहा है। हमने कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा है जिसे क्रिप्टो विंटर कहा जाता है। एफटीएक्स जैसे बड़े एक्सचेंजों के डूबने से लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। इसके अलावा कीमतों में हेरफेर के भी आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए अब दुनिया भर की सरकारें इस उभरते हुए बाजार को रेगुलेट करने यानी नियम कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रही हैं ताकि ग्राहकों को सुरक्षित रखा जा सके और गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके। तो हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक गाय के सौदे से लेकर ब्लॉकचेन पर लिखे कोड तक पैसे का ये सफर असल में इंसानी सोच और तरक्की की कहानी है। लेकिन अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। क्या भविष्य डिसेंट्रलाइज्ड होगा या फिर सरकार के कंट्रोल में? ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज से 20 साल बाद जब हम पैसा कहेंगे तो उसका मतलब आखिर होगा क्या? इस पर जरूर सोचेगा। धन्यवाद।